एवरीवन। तो आज का हमारा कुछ टॉपिक है जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, सेकेंड यूनिट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या लर्न करना है। वैसे कल हम लोगों ने स्टिपुलेशन ऑफ टू एज टू टाइम हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 11 हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने कंडीशनल वारंटी क्या होती है ये हम लोगों ने देखा था। कंडीशन के केस में क्या होता है हम लोगों ने ऐसे नोट्स बनाए थे, अगर आप लोगों को ये चीज याद है तो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अगर आप लोग को याद है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ अपने तरीके से एग्जाम्पल लिए थे और कुछ इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास में थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे थे कि वारंटी कंडीशन का डिफरेंस क्या होता है, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम देखा था हम लोगों ने। और हमने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे थे जब हम कहेंगे कि ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जिसमें हमने वॉलेंटरी वेवर देखा था और एक कंपलसरी वेवर देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर जो है ये स्टॉप किया। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है कंडीशंस, इंप्लाइड कंडीशंस और एक्सप्रेस कंडीशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करना है। तो आईसीएआई के वेबसाइट के ऊपर आपको जो मॉड्यूल है ये ओपन स्टडी मटेरियल में मिला हुआ है, तो आप ये एज इट इज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआई बीओएस स्टडी मटेरियल, देन जाने के बाद में आपको 25 का अटेम्प्ट है, आपको देखना है 25 के अटेम्प्ट में आप 4 सब्जेक्ट्स है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स का कौन सा टॉपिक डाउनलोड करना है वो आपको डायरेक्टली वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन, सेक्शन 14 से सेक्शन 17 तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, वायलेशन होता है, तो अ पार्टी हु इज अग्रीव्ड पार्टी जो है दे कैन क्लेम डैमेजेस, हमको पता है। और वारंटी के अंदर दे कैन क्लेम, सॉरी, कंडीशन का अगर ब्रीच होता है तो दे कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी का अगर ब्रीच होता है तो दे कैन क्लेम द डैमेजेस। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब ना कई देखो चीज कही है, अब कंडीशंस और वारंटी में भी क्या कह रहे हैं, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब ना बहुत सिंपल है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पढ़ के आ रहे हैं। एक्सप्रेस कंडीशन वो कंडीशन होगी जो आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त आपने एक्सप्रेसली पार्टी को बोल दिया होगा कि देखो मुझे ये चीज इस तरीके से इस कंडीशन में चाहिए। तो आपने बता दिया होगा कि जैसे समझो कि मैं मोबाइल फोन लेने जाती हूँ, तो जब मैं मोबाइल फोन लेने जाती हूँ तो मैं उनसे कह देती हूँ कि मुझे ये चीज इस तरीके से चाहिए, और अगर वो चीज उस तरीके से नहीं है तो फिर वो क्या मानी जाएगी, वॉयलेशन माना जाएगा। जब मैं खुद बोल के कुछ एक्सप्रेस करके वो चीज को वहां पे मेंशन कर देती हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन। चलिए देखते क्या है। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोस which are agreed upon between the parties at the time of contract of sale, याद रखना, and express at the time of contract, याद रखना at the time of contract। जब बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट तब आपने स्पेसिफिकली पार्टी को कह दिया कि मुझे 50 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, या फिर आपने ये कह दिया मुझे इतने जीबी स्टोरेज चाहिए। जो भी आपकी जो कंडीशन है वो आप उस समय पे स्पेसिफिकली बता देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन। आ जाते हैं हम लोग, ये तो बहुत सिंपल सा दिया है। अब आते हैं हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन। ध्यान से सुनना, ये देखो ये कुछ इंप्लाइड कंडीशंस हम सब पहले मन से देखेंगे, अपने एग्जांपल्स देंगे, फिर हम मॉड्यूल के एग्जांपल्स के साथ में चलेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात तो सुनो, इंप्लाइड कंडीशन कौन सी कंडीशंस होगी। इंप्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो पार्टीज, जो भी पार्टीज है वो ये चीज मान के चलती है। मतलब ये तो लॉ ने बताया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजों को, ये सब चीजों को आपको बोलने की जरूरत है नहीं, ये तो आपको लॉ ने क्या किया है, एक्सप्रेसली वहां पे बता दिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंप्लाइड कंडीशंस। इसे हम क्या कहेंगे, इंप्लाइड कंडीशन। you need not have to stop, it is been presumed to at the time of contract these things will be there। आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। मैम आप क्या कह रहे हो, मतलब मुझे ये कहना है, आ जाइए हमारा अगला टॉपिक इंप्लाइड कंडीशन। वैसे इंप्लाइड वारंटी भी है, पहले हम लोग इंप्लाइड कंडीशंस देख लेते हैं। एक पेन का कलर ये, ओके। हमारा आज का टॉपिक है इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी। मैम इसका मतलब क्या है, इट इज बीन प्रिज्यूम्ड, इट इज बीन प्रिज्यूम्ड बाय लॉ कि ये तो चीज होगी ही होगी, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो चीज है या नहीं है। अच्छा तो मैम कौन सी इंप्लाइड कंडीशंस है, पहले ध्यान से सुना। फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन इज कंडीशन as to title।
अब ध्यान से सुनना, टाइटल का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्लियर आपके पास में ओनरशिप, है ना, क्लियर टाइटल होना चाहिए। टाइटल इज क्लियर ओनरशिप। क्लियर मतलब, अच्छा एक सेकेंड, एक और चीज, जब भी मैं इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी की बात करती हूं तो यहां पे राइट अवेलेबल है किसके पास में, बायर के पास में, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट कौन भाई, अगेंस्ट सेलर। कि अगर कि अगर सेलर, अगर सेलर इन कुछ इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज को उल्लंघन करता है, वॉयलेट करता है, ब्रीच करता है, तो बायर के पास में सेलर के अगेंस्ट तुरंत जो राइट्स है ये अवेलेबल हो जाते हैं। बताओ समझ में आया क्या मैं क्या कह रही हूं? राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट सेलर टू बायर। राइट्स किसको अवेलेबल है? टू बायर, बायर को अवेलेबल है। अगेंस्ट किसके? सेलर के। अगर सेलर इन कुछ कंडीशंस का ब्रीच करता है तो भाई, कंडीशन का ब्रीच करता है तो रेपुडिएट करने का राइट है, वारंटी का ब्रीच करता है तो डैमेजेस क्लेम करने का राइट है। किसके पास में? बायर के पास में। ये चीज याद रखनी, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी। तो पहला हमने पढ़ा कंडीशन एज टू टाइटल। अच्छा तुम ही सोचो, समझो, मैं मार्केट में गई, मैं हूं बायर, एकदम इनोसेंट बायर। मैं मार्केट में गई और मैंने कहा कि मुझे ना वाटर बॉटल चाहिए। मैंने कहा ये वाटर बॉटल, मुझे ये वाटर बॉटल चाहिए। तो मैं शॉप में गई तो क्या मैं उससे ये पूछूंगी कि भैया ये वाटर बॉटल सेल करने की आपके पास में ओनरशिप है? क्या मैं ऐसा सवाल करूंगी क्या? पहले तो आप ये सोचिए, ये लॉ ना, लाइक इट इज जो टेक्सचुअल है वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में भी है, प्रैक्टिकली भी आप उसको वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से, क्या मैं ये सवाल करूंगी उनसे कि क्या सर आपके आपके पास में इसकी ओनरशिप है क्या? पहले तो आप हमें ये बताइए। ओनरशिप नहीं है तो हम आपको ये गुड्स जो है मैं कैसे खरीदूं? इट इज बीन प्रिज्यूम, इट इज बीन इम्प्लाइड, माना गया है कि आपके पास में उस चीज का टाइटल तो हो गई। अब चाहे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो, चाहे अग्रीमेंट टू सेल हो। अब ना कोई भी बच्चा मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस नहीं पूछेगा। जिनको ये नहीं पता है वो जाइए हमारे पहले लेसन्स देख के आइए, एकदम क्लियर एक सीरीज बनाई है हम लोगों ने। यूनिट 1 में 4 टॉपिक्स, 4 लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है। यूनिट 2 कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, तो वहां पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बता दिया है ना। चाहे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों भी केस में ये माना जाएगा कि भाई सेलर के पास में उस पर्टिकुलर चीज का क्लियर टाइटल अवेलेबल है, मतलब उसके पास में ओनरशिप है। अगर उसके पास में ओनरशिप है तभी वो किसी दूसरे को ओनरशिप क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तभी उसके पास में क्या है? तभी वो ओनरशिप क्या कर सकता है? दूसरे को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। अब अगर उसके पास में ओनरशिप नहीं है तो यू कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल विच यू डू नॉट पजेस। आप वो टाइटल को नहीं ट्रांसफर कर सकते उसका, क्योंकि उसका टाइटल तो आपके पास भी अवेलेबल नहीं है। सही बात है ना? तो आपके पास में उस चीज का क्लियर टाइटल होना चाहिए, है ना। अब अगर मैम, अगर इवन इफ अगर गुड्स जो है ये ब्रांड नेम के अंडर प्रेजेंट होगी, ब्रांड नेम, है ना, तो भाई वो पर्टिकुलर ब्रांड की भी ओनरशिप आपके पास में है, ब्रांड या फिर कोई पेटेंट के नेम के अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पास में दीज आर दीज आर दीज आर इंटेलेक्चुअल राइट्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में? इनको हम इंटेलेक्चुअल राइट्स कहते हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल राइट्स। तो आपके पास में उनकी इंटेलेक्चुअल राइट्स भी अवेलेबल है, तभी आप वो गुड्स को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। समझ में आ गया? आपके पास में उस चीज का क्या है? क्लियर टाइटल अवेलेबल है। मैम एग्जांपल दीजिए, ध्यान से सुनना। अगर समझो मैं किसी से ऐसे कहती हूं कि जैसे आप समझिए, समझो मैं है ना एक कार परचेस करने जाती हूँ, ठीक है। चलिए मैम आप एग्जांपल ऐसे बना दीजिए, इसका एग्जांपल देखिए। अगर समझो मैं कोई कार परचेस करने जाती हूँ, कार बना ले। हमारी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं, बट हम कार अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। हम, आपको सब ये हाइपोथेटिकल है, आपको समझना है कि ये वही कार है जो मैम को पसंद है, ठीक है। ये उसके व्हील्स है। अरे मैम अब कहाँ टाइम डाल दे रहे हो? बस हमें कार बनानी है बच्चों। ये कार बना ली हमने, कार है अपनी, ये स्टेयरिंग है। हम ऐसे कैसी है? ऐसी ही है अपनी कार। फिश लग रही है? नहीं नहीं फिश नहीं है। ये सनरूफ ऊपर से यहाँ खुल गया, ठीक है। समझो मुझे कार परचेज करने जानी है, तो मैं सेलर मुझे वो कार सेल कर देता है बायर। सेलर क्या करता है? वो कार बायर को सेल कर देता है। अब यहाँ पे अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो
अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव निकलता है, मुझे थोड़े टाइम बाद में ये समझ में आता है कि सेलर के पास में तो राइट ही नहीं था वो गुड्स को सेल करने का, तो ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में मैं क्या कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती हूँ, मैं पूरे के पूरे मेरे पैसे मांग सकती हूँ कि कार में तुम्हारा टाइटल ही नहीं है, कंडीशन एज टू टाइटल। मैं कौन से सेक्शन में दिया ये कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14 क्लॉज ए में दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 14। एक्चुअल में ये 14 to 17 में इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये 14A में आपको ये चीज दी हुई है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या मॉड्यूल में क्या बताया कंडीशन एज टू टाइटल के बारे में। चलिए देखिए, देखो क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। अच्छा देखो, अगर मैंने स्पेसिफिकली कोई अग्रीमेंट कर लिया है कि देखो ये कंडीशन नहीं भी रही तो मुझे चलेगा, तो वो ठीक है, वो अलग बात होती है, बट ये चीज लॉ ने पहले से ही प्रिज्यूम की हुई है। देखना क्या है, in every contract of sale unless the agreement appears the first implied condition on the part of the seller is that in case of sale, अगर सेल है तो उसके पास में राइट टू सेल है, अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो फ्यूचर में वो राइट आएगा उसके पास में ओनरशिप का, ठीक है। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। In simple words, the condition implied is that the seller has right to sell the goods, means he should be the real owner at the time when the property is to pass. If the seller titles turns out to be defective, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. अगर defective निकलता है टाइटल तो आप क्या कर सकते हो, आप गुड्स को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो और आप उसे आप जो ट्रू ओनर है और पैसे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखना एग्जाम्पल, ए परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल। After 2 months, the true owner spotted the tractor and demanded it from A, held that A was bound to hand over the tractor to its true owner, and वो बाद में क्या कर सकता है, A could sue B, the seller, without title for the recovery of the price। अच्छा देखो एक और बताया है, if A sells to B tins of condensed milk label CDF brands, ठीक है, and this proved to be an infringement, मतलब infringement और violation of N's company's trademark। अच्छा ठीक है, अगर मैंने क्या बताया, अगर आप कोई चीज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई भी कॉपीराइट इनके अंडर भी अगर आप सेल कर रहे हो तो भाई बायर को ये माना, ये पता होगा, आप मतलब सेलर के पास में इस चीज का क्लियर ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है। चलिए, it will be a breach of implied condition that A had the right to sell, B in such case will be entitled to reject the goods or take off the label and claim damages for the reduced value. If the seller has no title, the buyer has to make over the goods to true owner, he will be entitled to refund the price। आपको बताओ फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या सभी लोगों को। सेकंड, अच्छा मैम सेकंड क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मैम नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं, ओके। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए इसमें क्या बताया है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बायर होता है वो गुड्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है, वो गुड्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है, किसको देता है, सेलर। कैसा डिस्क्रिप्शन, कि उसे किस तरीके का वो जो पर्टिकुलर गुड्स है किस तरीके का चाहिए, किसको देगा ये, सेलर को, सेलर को देगा। अब से फॉर एग्जांपल बायर गुड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन, मतलब बायर गिव्स क्लियर डिस्क्रिप्शन अबाउट दोस गुड्स टू सेलर। अब ध्यान से सुनो एग्जांपल, समझो मुझे ना एक कार परचेज करनी, समझो एक कार मुझे परचेज करनी। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने सेलर से कह दिया कि मुझे ब्रांड न्यू कार चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ब्रांड न्यू कार। अब यहाँ पे अगर सेलर मुझे सेकंड हैंड कार देता है और मैं बाद में उसे एग्जामिन करने के बाद मुझे समझ में अरे बाप रे ये तो सेकंड हैंड कार है, इस पर्टिकुलर केस में वो गुड्स को क्या कर सकती हूँ, मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ, मैं वो गुड्स को क्या कर सकती हूँ, रिजेक्ट कर सकती हूँ। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है मैम। अच्छा समझ में तो आ गया मैम। चलिए यहां से बताइए क्या है, देखो where there is a contract of sale by description, there is implied condition क्या, that the good shall correspond with the description, this rule is based on that if you contract to sell peas you cannot compel to take beans। मतलब अगर तुमने कहे हैं कि भाई हम तुम्हें फली देंगे और तुम उधर क्या दे रहे हो, मटर दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ये एक प्रिंसिपल है, ऐसे इन्होंने कह दिया। The buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description। अच्छा भाई जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो मैं क्यों वो गुड्स को परचेज करूं, सही बात है ना, मैंने तो डिस्क्रिप्शन दिया था मुझे ब्रांड न्यू कार चाहिए, आपने मुझे सेकंड हैंड कार दे दी, ठीक है, ओके। Thus it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by description, that is
whether the description was essential for identifying the goods, where the buyer had agreed to purchase. If that good is required, if that is required and the good is tendered do not correspond with description, it would be breach of condition or buyer is entitled to reject the goods. It is a condition which goes on to the root of the contract and breach of its entitle the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not. ठीक है. A at Kolkata sells B 12 bags of waste silk. On its way from Murshidabad to Kolkata, there is an implied condition that the silk shall be such as known to the market waste silk. If not, तो B क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा. तो A ने कोलकाता से साड़ी मंगाई होगी, A सिल्क मंगाया था 12 बैग्स, ठीक है. और जब वो मुर्शिदाबाद टू कोलकाता, अब ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जो वेस्ट सिल्क के नाम से जाना जाएगा वही सिल्क आपको भेजना है. जो वेस्ट सिल्क के नाम से नहीं जाना जाएगा आप उसे क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते. एक और देखना, A ship was contracted to be sold as copper fastened silk. ऐसे कहा गया था कि जो शिप है ये कॉपर की होगी, ठीक है. इसका पूरा जो वेसल है ये कॉपर फैशन बना होगा. बट एक्चुअली इट वाज ओनली कॉपर फैशन था. हैंड दैट डिड नॉट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. अब ध्यान से सुनना. The act, however, does not define description. अब description क्या होगा ये नहीं समझ में आएगा कि मैम क्या description है. Where the class or kind of which goods belong to has been specified. जैसे Egyptian cotton चाहिए, Java sugar चाहिए, तो ये particular category होगी. Where the goods have been described by certain characteristics essential to the identification, जैसे jute of specified shipment, steel of specified dimension की इसी dimension का चाहिए. तो आप in short ये बता रहे हैं कि आप description सेलर को नहीं समझेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो डिस्क्रिप्शन रहेगा कैसे. इट मे बी नोटेड दैट डिस्क्रिप्शन इन दीज केसेस अज्यूम्स दैट फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन एज रिगार्ड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर गुड्स बाय रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन और पैकिंग. Whether or not such statement or representation is essential, identify the question depending upon each case to case. तो वो ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है ये केस टू केस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का आपको वो गुड्स जो है ये चाहिए. आ जाइए आगे, सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल. ओके मैम बताइए, पहले हम लोग देख लेते हैं सेल बाय सैंपल है क्या. अब सेल बाय सैंपल सेक्शन 17. अब इसमें हुआ कैसे, बायर ने सेलर को पहले ही क्या किया, कोई गुड्स का सैंपल बता दिया कि देखो साहब मुझे ना इस तरीके का जो गुड्स है ये चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने बता दी कि इस तरीके की राइस की क्वालिटी मुझे चाहिए, ठीक है, उसने बता दी. अब यहाँ पे अगेन सेलर की ड्यूटी हो जाती है कि जब सेलर बल्क देगा तो दे मस्ट करस्पॉन्ड विथ सैंपल, दे मस्ट करस्पॉन्ड विथ सैंपल, दे मस्ट करस्पॉन्ड विथ सैंपल. अगर सैंपल के साथ में करस्पॉन्ड नहीं करते हैं गुड्स तो उस पर्टिकुलर केस में बायर के पास में राइट आ जाता है टू रिजेक्ट दी गुड्स और टू रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा एक और, बायर के पास में ये बल्क को हम कहेंगे कि चेक करने का, जिसे हम लोग कहते हैं बायर क्या कर सकता है, ये पर्टिकुलर जो गुड्स है इन्हें क्या कर सकता है, टेस्ट भी कर सकता है कि बल्क एक्चुअली में करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, सेल बाय सैंपल एज सैंपल. ठीक है, चलिए देखिए क्या बताया ये कहते हैं the bulk shall correspond with the sample in quality. The buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. अच्छा बायर के पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्योंकि बायर ने पहले सैंपल दिया था टू कंपेयर कि क्या वो सैंपल एक्चुअली में करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा. अच्छा ठीक है, और मैम एग्जांपल देखना. In case of sale by sample of 2 parcel of wheat, the seller allowed the buyer an inspection of smaller parcel but not of a large parcel. अब देखना उससे कहा था ठीक है तुम ये छोटा सा पैकेट देख लो, बड़ा पैकेट मत देखो. अब इस केस में बायर के पास में क्या राइट है, उसने उसे करस्पॉन्ड करने का राइट नहीं दिया. देखो क्या है ना बच्चों, जब हम कहें कि ये जो मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायर के पास में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू चेक दी बल्क. ठीक है ना, आ जाइए वापस. अगेन द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग द अनमर्केंटेबल. अनमर्केंटेबल मतलब अनफिट हम कहेंगे टू सेल फर्दर which would not apparent or reasonable examination of the sample. This condition is applicable only with regards to defect. अच्छा मतलब आप ना जो बल्क जो सेल कर रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए which वो could not be discovered. आप और समझो कि बायर गया मार्केट के अंदर और उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है ऑर्डिनरी एग्जामिन करने के बाद में, तो भाई बाद में अगर कुछ लेटेंट मतलब बाद में अगर कोई डिफेक्ट निकलता है तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो भाई सेलर को और अगर बायर
ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन में वो पर्टिकुलर डिफेक्ट नहीं बता पा रहा है, तो सेलर ने वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन करते वक्त वो डिफेक्ट डिस्क्लोज कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे बायर के पास में राइट आ जाता है टू रिजेक्ट दी गुड्स। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, a company sold certain shoes made of special sole by sample for the French army, ठीक है। The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection। देखो भाई सोल सही नहीं था और आप ऑर्डिनरीली वो एग्जामिन भी नहीं कर सकते थे, आपने बताया था ये फ्रेंच आर्मी के शूज है। ये पर्टिकुलर केस में बायर के पास में राइट है टू रिफंड दी गुड्स, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये देखना क्या बताया, सैंपल भी होगा और डिस्क्रिप्शन भी होगा। ये सेक्शन 15 है। तो ये कह रहा है समझो, जब ऐसी कुछ बात होती है तो वो जो पर्टिकुलर गुड्स है वो आपके सैंपल के साथ में भी, और हम कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन के साथ में ही मैच होने चाहिए, सैंपल के साथ में ही मैच होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन के साथ में ही मैच होने चाहिए। अगर समझो सैंपल के साथ में मैच, मतलब समझो कि मैंने सैंपल तो बता दिया पर सैंपल के साथ में तो मैच हो रहे, डिस्क्रिप्शन के साथ में नहीं हो रहे। या तो ऐसे भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच कर रहे हैं पर सैंपल के साथ में मैच नहीं कर रहे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं मार्केट में गई, मैंने कहा मुझे एक बॉटल चाहिए जिस बॉटल के अंदर मैं प्रॉपरली ऑयल फिट कर सकूं, ठीक है, और वो ना एक वो ऐसे गिरे ना, ऑयल जो है ऐसे बॉटल से गिरे नहीं। इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया बट मेरे डिस्क्रिप्शन के साथ में तो मैच हो रहा था, सैंपल के साथ में मैच नहीं हो रहा था, सैंपल के साथ में वो पर्टिकुलर गुड्स मैच नहीं हो रहा था। ये सेक्शन 15 है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केस में भी अगेन बायर के पास में एक राइट अवेलेबल हो जाता है टू रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, टू रेपुडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट की राइट अवेलेबल हो जाता है। देखना क्या बताया मैम इस केस में, चलिए देखते हैं। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, where the goods are sold by sample as well as description, the implied condition is that the bulk of the goods supplied shall correspond both with the sample and the description। दोनों के साथ में होना चाहिए। In case correspond with the sample but do not tally with description, या फिर sample के साथ description के साथ में हो गया, उसके साथ में नहीं हुआ, sample के साथ में, तो आप repudiate कर सकते हो, ठीक है। जैसे A agreed to sell certain oil described as refined sunflower oil, warranted only equal to sample, the good standard were equal to sample but mixture उसमें hemp oil का था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बी के पास में राइट आ जाते हैं टू रिजेक्ट दी गुड्स, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, देखना क्या बताया है ना। तो देखिए क्या बताया है, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में दिया। पहले तो एक चीज ध्यान से सुनना, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में सेलर यूजुअली लायबल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, है ना। जैसे मैम आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे समझो कि मैं कोई दिवाली की ड्रेस परचेस करने चाहती हूँ। अब मुझे पता है मुझे किस तरीके की ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, मुझे लहंगा चोली चाहिए, मुझे सलवार सूट चाहिए, मुझे अनारकली चाहिए, ये सब चीजें मुझे पता है। तो इसमें कहा जाता है केविएट एम्प्टर, मतलब लेट द बायर बी वेयर, लेट द बायर बी वेयर, लेट द बायर बी वेयर। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, ये केविएट एम्प्टर का। अब देखना, पर अब मैं आपको एक एक्सेप्शन भी बता दे रही हूँ। पर अगर समझो मैं एक कैमरा परचेस करने गई, मुझे नहीं पता है कि मुझे किस चीज का, मुझे किस तरीके का कैमरा चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं वहां जाके, तो अगर मैं वहां जाके किसको, सेलर को अपना पर्पस कि मुझे किस लिए कैमरा चाहिए, मुझे फोटोग्राफी के लिए कैमरा चाहिए, मैं वीडियो यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाती हूँ उसलिए कैमरा चाहिए, अगर मैं ये बता दूं, मेरा पर्पस बता दूं, और मैं बायर मुझे 4-5 में से कह दे कि देखो मैम अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है, आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाने, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर कैमरा फिट होगा, सही होगा। तो मैंने क्या किया, सेलर के स्किल जजमेंट के ऊपर रिलाई कर लिया। और तीसरा, वो जो पर्टिकुलर सेलर है वो ऑर्डिनरीली इस चीज में डील कर रहा है, अगर मैं ये मान के चलूं तो भाई इस पर्टिकुलर केस में सेलर लायबल हो जाएगा, बताओ समझ में आया क्या। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी के अंदर देखा जाए तो यूजुअली सेलर लायबल नहीं होता है, पर अगर
पर अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मैंने अपना पर्पस बता दिया, बायर ने स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाई कर दिया, और ऑर्डिनरीली वो जो सेलर है उस चीज में डील कर रहा है, तो कंडीशन एज टू फिटनेस के अंदर सेलर लायबल हो जाएगा। बताइए समझ में आ जाएगा, समझ में आया क्या? ये एक एक्सेप्शन भी है, ये लेट द बायर बी अवेयर, ये केवी डेम्प्टर का एक एक्सेप्शन भी माना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं बुक के अंदर क्या बताया है। ओके, ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, हमने भी यही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली देखा जाए तो सेलर लायबल नहीं रह सकता। ठीक है, पर however the condition as to reasonable quality or fitness for a particular purpose may be implied if the buyer had made note, अगर buyer ने क्या किया, had made note to the seller the purpose, क्या बताया है, the purpose for which the for of his purchase and relied upon his skill judgment, ठीक है, और of the seller to select the best goods and the seller has ordinarily been dealing in those goods। तो ये पर्टिकुलर तीन सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर कौन लायबल हो जाएगा बच्चों, सेलर लायबल हो जाएगा। दिस implied condition will not apply if the goods have been sold under a trade or patent name। ठीक है, there is implied condition of the part of the seller that the goods supplied shall reasonably fit for the purpose। अब एक एग्जांपल के तौर पे, कल समझो कि कल मेरे कॉलेज के अंदर फुटबॉल का मैच, मुझे नहीं पता कि फुटबॉल के मैच में किस तरीके के शूज मुझे अच्छे लगेंगे, मुझे मतलब सही रहेंगे मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं मार्केट में गई और मैंने एक शॉप वाले से कहा कि देखो, और वो पर्टिकुलर शॉप पे सारे वही ब्रांड के शूज रखे थे, मतलब तरह तरह के ब्रांड के शूज रखे थे, बट मैंने उनसे अपना पर्पस बता दिया, है ना, मेरे स्किल जजमेंट, मैंने उनके स्किल जजमेंट पे रिलाई कर लिया। अगर वो कहते कि मैडम इनमें सारे इनमें से आप कोई से भी ले जाओ, और मैं कोई भी लेके चल जाती, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराती। बट अगर मैं उनसे कहती कि देखो भैया इस चीज के लिए मुझे गुड्स चाहिए, इस ये मेरी कंडीशन है, और वो कह रहे कि मैडम यही गुड्स सही रहेंगे, यही शूज सही रहेंगे, तो यहाँ पे मैं सेलर को लायबल ठहरा सकती हूँ। ठीक है, देखना सेम चीज बताइए, द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर पर्टिकुलर पर्पस, द गुड्स मस्ट स्किल जजमेंट पे रिलाई करना, और ऑर्डिनरी केस में उसे डील करना। आगे देखना एग्जाम्पल बताया है, ए बॉट अ सेट ऑफ अ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी अ डेंटिस्ट बट द सेट वाज नॉट fit for A's mouth। A rejected the set of the teeth and claimed the refund of price। It was held that A was entitled to do so, क्योंकि उसने पर्पस बता दिया होगा ना उसको दांत किस लिए चाहिए, वो फुलफिल ही नहीं हुआ। A went to B's shop and asked for a merit swing machine। B gave the same and A paid the price। A relied on the trade name and machine rather than on a skill judgment of the seller। B in this case is there is no implied condition as to fitness of the machine for buyer's particular purpose। बट अगर ट्रेड मार्क वगैरह के लिए अगर आपने नाम देख के परचेस कर ली होगी वो सेम मशीन, तो इसके लिए आप मेरिट, ये नाम है, ये ब्रांड है, ये नाम से आपने परचेस कर ली, तो इसमें सेलर लायबल नहीं रहेगा। ये सिर्फ जनरल रूल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी क्या बताया, सिंपल रूल है। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी का मतलब होता है रीजनेबली सेलेबल होने चाहिए, गुड्स जो है वो क्या रीजनेबली सेलेबल होने चाहिए। मतलब समझो अगर मैं कोई गुड्स परचेस करके लेके आ रही हूँ, तो भाई उसकी वो जो पर्टिकुलर गुड्स है वो कोई डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, समझ में आया। बट यहाँ पे देखना एक चीज तो सही है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर उसे रीजनेबली एग्जामिन कर ले वो गुड्स को, ठीक है ना, उसमें कोई जो डिफेक्ट है वो प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी मतलब रीजनेबल सेलेबल होने चाहिए, रीजनेबली वो गुड्स क्या होने चाहिए, सेलेबल होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, चलिए डायरेक्टली देख लेते हैं इससे क्या बताया इसमें, सॉरी, where the goods are bought by description from seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality। दो रिक्वायरमेंट है, वो जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दिया है और वो ऑर्डिनरी डीलर है, प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, और देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, अगर बायर ने एग्जामिन कर ली, रीजनेबल एग्जामिन से आपको समझ में आ जा रहा है कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर डिफेक्ट है, तो उसमें आपको इम्प्लाइड कंडीशन नहीं मिलेगी। एक और चीज, द एक्सप्रेशन mercantile quality though not defined nevertheless connotes goods of such quality and in such condition a man in ordinary prudence would accept them for that description। It does not imply any legal right or legal title। ठीक है, देखो एग्जांपल, if a person orders motor horns from a manufacturer of horns and the horns supplied are scratched and damaged owing to bad packing, he is entitled to reject them, क्योंकि वो अनफिट थे, अनमर्केंटेबल थे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये लास्ट कंडीशन है, क्या बताइए। यूजुअली जो होलसमनेस है ना, ये किसके लिए, ईटेबल्स के लिए लागू होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ईटेबल्स आइटम्स के लिए चीज क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। अब क्या कहता है, ये चीज कहती है कि समझो एक एग्जाम्पल, वापस इसकी एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमने सब लिखा ही है तो हम ये भी लिख लेते हैं। 7 हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस है, ठीक है, सॉरी, कंडीशन एज टू होलसमनेस।
होलसमनेस का मतलब होता है अगर वो, जैसे ये ईटेबल्स के लिए, ये ईटेबल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। समझो मैं किसी से, आप लिख सकते हो एग्जाम्पल मिल्क, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मिल्क का एग्जाम्पल है, आप लिख लो यहाँ पे, तो आप जब पढ़ोगे तब आपको आ जाएगा। समझो मैं किसी पर्सन से, मैं शॉपकीपर से, मैं सेलर से क्या करती हूँ, मिल्क का बैग परचेस करती हूँ, और बाद में उसमें मुझे समझ में आती है कि उसमें मुझे ना कुछ टाइफाइड वाले जर्म्स मिल गए, तो दैट गुड वाज नॉट, जो मैंने मिल्क मूवेबल जो प्रोडक्ट ले लिया ईटेबल, वो अनफिट था फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ पे कंडीशन एज टू होलसमनेस जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा, और मेरे पास में राइट है टू रिजेक्ट दी गुड्स। देखना क्या कहा है, eatables and provision in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that goods shall have wholesomeness। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, A supplied F with milk, the milk contained typhoid germs, F's wife consumed the milk and was infected and died, hence there was a breach of condition as to fitness, A was liable to pay damages। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो implied conditions हमने पढ़े, implied condition में आप क्या कर सकते हो, repudiate, reject कर सकते हो goods को। लास्ट टॉपिक छोटा सा ही है, implied warranty। अब ये implied warranty क्या है देखते हैं। हमको पता है वारंटी क्या है, कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या है, कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो वारंटी है, ये जो इंप्लाइड वारंटीज है, ये एक्सप्रेसली आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताई नहीं जाएगी, ये एक्सप्रेसली आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताई नहीं जाएगी, इट हैज बीन इंप्लाइड। और इसके वायलेशन से आप क्या कर सकते हो, इसके ब्रीच से आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आ जाइए देखते हैं। इट इज द वारंटी व्हिच द लॉ इंप्लाइज इट in a contract of sale. In other words, it is a stipulation which has been included in contract of sale in express word. But the law presumes that parties have incorporated it into the contract. It will be interesting to know। देखते हैं कौन से हैं। पहला है, हम वापस पढ़ लेते हैं, यहाँ हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं, फिर इनके हिसाब से देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है इम्प्लाइड वारंटी का। हमने ऊपर इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़े, अब हम देख रहे हैं इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी जिसके ब्रीच से आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। मैम तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, अब समझो ये बायर, ये सेलर है, ये बायर है। बायर ने सेलर से कोई समझो टाइपराइटर मांगा, बायर ने सेलर से क्या मांगा, टाइपराइटर मांगा। सेलर ने वो टाइपराइटर दे दिया, सेकेंड हैंड टाइपराइटर इन्हें दे दिया बायर को। बायर ने उसे बाद में, थोड़ी टाइम बाद में उसे क्या किया, समझो वो जो टाइपराइटर है, अब बायर उसे क्या करता है, कोई डिफेक्ट हो गया इसलिए इसे क्या करता है, रिपेयर करवा देता है। आफ्टर दैट ये डिस्कवर होता है कि ये जो टाइपराइटर है, ये जो टाइपराइटर जो मुझे सेलर ने सेल किया है, ये टाइपराइटर, ये पर्टिकुलर जो सेलर जो मुझे सेल किया है, इसका है ही नहीं, इसका है ही नहीं। तो ये जो है ये चोरी का है, ये कैसा है, चोरी का है। तो भाई इस केस में टाइपराइटर वाला जो ओरिजिनल जो ओनर है, ये ओरिजिनल जो ओनर ये जाता है किसके पास में, ये बायर के पास में, और वो गुड्स क्लेम करता है ना। तो ये, अब ये जो बायर है ये क्या कर सकता है, ये इस सेलर से क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये क्या क्लेम कर सकता है, इससे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। ये क्या हो गया, अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन की वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉड्यूल के अंदर क्या बताया है। देखो 14b, an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods, that is to say, if the buyer having got possession of the goods is later on disturbed on in his possession, he is entitled to sue the seller for breach of warranty। मैम एग्जाम्पल इनका पढ़िए, x buys a laptop from y, ठीक है, after the purchase y, x spends some money on it and uses it from some time. Unknown to the parties, it turns out that laptop was stolen and was taken from X and delivered it to rightful owner. Y shall be held responsible for breach and X is entitled to damage of not only for price but repairs के लिए भी वो पैसे मांग सकता है। हमारे एग्जाम्पल में हमने टाइपराइटर लिया, इनके एग्जाम्पल में इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने लैपटॉप लिया। चलिए अगला क्या है मैम, अगला है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। ध्यान से सुना, वारंटी एज टू एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस। देखना मैम क्या है, मैं एनकम्बरेंसेस लिखती हूँ।
समझाने की, ध्यान से सुनना। अब यहां पे होता है, ये एक सेलर होता है, ये सेलर अपनी जो वॉच है, वॉच ये क्या करता है, गिरवी रखता है। किसके पास में? जिसके पास में गिरवी रखता है उसे हम कहते हैं पॉनी। जिसके पास में, जब हम कोई गुड्स को प्लेज करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ोगे कि यूनिट 2 के अंदर कि पॉनी पॉनर के रिलेशंस क्या है, तो उसे हम कहते हैं पॉनी, जिसके पास में रखा हुआ है और इससे पैसे मांग लेता है, पैसे मांग लेता है, कुछ मनी पेमेंट जो ही मांग लेता है। अब थोड़े टाइम के बाद में ये जो पर्टिकुलर सेलर होता है, ये इससे गुड्स वापस ले लेता है, अपनी वॉच जो सेलर है वापस ले लेता है और इसे गुड्स को क्या करता है, अभी तक इसके पैसे रिटर्न नहीं देते, एक पर्टिकुलर बायर को ये गुड्स क्या करता है, सेल करता है, ये कह के कि ये जो पर्टिकुलर वॉच है ये मेरी ही है, ये बताता नहीं और बायर को इस चीज का पता नहीं होता है। थोड़े टाइम बाद में ये चीज ओपन होती है, पॉनी कहता है कि ये वॉच का तो ये प्लेज है अभी तक मेरे पास में, तो बायर क्या करता है, वो जो पेमेंट होता है वो इन्हें दे देता है, क्योंकि वो कहता है मुझे तो वॉच चाहिए यार, मैं क्या करूं। अब इस पर्टिकुलर केस में बायर सेलर से क्या क्लेम कर सकता है, बायर सेलर से जो नुकसान हुआ है कैन क्लेम अमाउंट। क्या राइट है बायर के पास में, टू क्लेम अमाउंट, यही राइट अवेलेबल है इसके पास में, ठीक है। एनकम्बरेंसेस, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। देखना क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं an implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrances in favor of any third party not declared or known to the buyer। याद रखना ये चीज बायर को पहले से पता नहीं थी, मैम नहीं समझ में आया। देखो अगर ये वाला जो पर्टिकुलर बायर है ना, अगर इसे पहले से ये चीज पता होती कि इसके ऊपर प्लेज है फिर भी ये गुड्स को परचेज करता, तो यहाँ पे कोई राइट नहीं मिलते इसको। इसे पता नहीं थी, ही वॉज नॉट नोन, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो ये पर्टिकुलर केस में वो कह रहे हैं आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ए प्लेजेस हिज कार विद सी फॉर अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड प्रोमिसेस हिम टू गिव इट्स पोजेशन द नेक्स्ट डे, ठीक है। बीच में ए क्या करता है, वो कार को बी को सेल कर देता है और बी बेचारा इनोसेंट होता है, वो कार को परचेस कर लेता है और बाद में ये जो होता है बी में इधर आस्क ए टू क्या करना है, अगर ऐसे पता चलता है तो ये ए क्या कर सकता है, रिकवरी का सूट जो है ये आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखना, अगेन वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। ये कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा है, ये इम्प्लाइड कंडीशन भी इम्प्लाइड वारंटी भी है, तो ये कुछ ऐसा कहता है कि अगर हम कहें, आपने पढ़ के आए हो कि क्वालिटी और फिटनेस के लिए ये अटैच रहेगा कि इस चीज के अंदर हम लोग ये माने जाएंगे। ओके, तो जो भी हम कहेंगे कि अनफ्लैटरिंग ट्रुथ है वो गुड्स को बेचने के लिए, वो आप उसके ऊपर नहीं हो, आप सोचे नहीं हो, ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। देखना, an implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade. Regarding implied condition or warranty as to quality or fitness or for any particular purpose of goods supplied, the rule let the buyer be aware that is the seller is no under duty to reveal unflattering truth, ठीक है। आ जाइए, और लास्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मैम ये क्या है, छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, देखिए। When the goods are of dangerous nature and the buyer is ignorant of the dangerous nature, the seller must warn the buyer the probable danger. If there is a breach of warranty, the seller may be liable for damages. इसलिए देखना, आजकल जब भी आप कोई प्रोडक्ट, जैसे कि आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हो, तब उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि इसे अंडर अप्लाई नहीं करना है, इसे यहाँ पे स्टोर करना है, बच्चों से दूर रखना है, ये सब चीजें वहां पे लिखी हुई आती है, ठीक है। तो कोई भी अगर डेंजरस नेचर का अगर कोई गुड है तो वो बायर की ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे समझो कि मैं वॉशिंग मशीन परचेस करेंगे, आप यहाँ पे लिख लो वॉशिंग मशीन, एग्जाम्पल क्या है, वॉशिंग मशीन का है, ठीक है। मैं वॉशिंग मशीन क्या की, परचेस करने गई। तो जब मैं वॉशिंग मशीन परचेस करने गई तो मुझे समझ में आया कि मुझे नहीं पता था कि कौन से वायर को कहाँ प्लग करना है, तो उन्होंने एक वो क्या किए, वो मुझे बता दी कि मैम ये वायर को इस तरीके से आप यूज मत करना, अदरवाइज करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ये बायर की ड्यूटी बन जाती है, अगर बायर ऐसे नहीं करता तो फिर वो डैमेजेस मैं क्या कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ। तो आज के हमारे टॉपिक्स थे इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा केवीए टेम्पटर का, और केवीए टेम्पटर के कुछ हमारे एक्सेप्शन जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, बाय एवरीवन।